स्वागत है आप सबका आपकी संस्कृत कक्षा में, संस्कृत आइटम पे। इसके माध्यम से हम आपको संस्कृत जगत से जोड़ते हैं और संस्कृत की वैज्ञानिकता को आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। संस्कृत में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं संधि अर्थात जोड़। यहाँ क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, यह जानने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि संस्कृत व्याकरण में शब्द और वाक्य को बनाने में बहुत सारे नियमों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि शब्दों को संक्षेप में कम से कम बात कर करके अपनी बातों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से दो शब्द एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके एक शब्द बन जाते हैं। संधि में जो शब्दों को जोड़ने की व्यवस्था है, जिस आधार पर वे शब्द एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसी आधार पर उनका नामकरण किया गया है। यानी संधि के जो भेद हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाम को देख करके ही ये लग रहा है कि स्वर संधि में कहीं न कहीं स्वरों में कोई परिवर्तन होगा या स्वर से संबंधित कोई नियम या विधान होंगे जो इसे स्वर संधि का रूप देते हैं। आगे जब व्यंजन संधि के बारे में आप विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्यंजनों का प्रयोग करके और शब्दों को जोड़ा गया है, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में नाम को ही देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं विसर्ग से संबंधित कोई परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि इसका नाम विसर्ग संधि रखा गया है। अब आप आगे देखिए, पहले हम क्रम से पढ़ते हैं। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि क्यों पहले पढ़ते हैं? क्योंकि जब हमारी वर्णमाला, जो संस्कृत की वर्णमाला है, उसका प्रारंभ स्वरों से होता है। तो प्रारंभ में 3 मूल स्वर मिलते हैं आपको, अ, ई, उ। इन्हीं को जब दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ एक आदेश होता है, तो ये दीर्घ का रूप लेते हैं, जिसको हम आ, ई और ऊ के रूप में जानते हैं। संस्कृत में तो इनको दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बोला जाता है, जबकि लोक प्रचलन में इसको हम बड़ा ई और बड़ा ऊ और छोटी ई और छोटा ऊ के नाम से जानते हैं। तो आज हम यहाँ एक परिवर्तन करते हैं कि आज से ई को हम छोटा ई कहने की जगह ह्रस्व कहेंगे और ई को बड़ी ई कहने के स्थान पर हम दीर्घ कहेंगे। तो जब हम दीर्घ कहते हैं, यहाँ देखिए प्रारंभ में सबसे पहले लिखा गया है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि यहाँ बताने का तात्पर्य ये है कि पहले जो ह्रस्व स्वर थे, ह्रस्व स्वरों को दीर्घ किया गया। यानी जब 2 ह्रस्व स्वर आपस में जुड़ते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे अ और अ मिलकर के आ बन जाता है, ई और ई मिलकर के ई बन जाता है, ऊ और ऊ बनकर मिलकर के ऊ बन जाता है। तो इससे हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब दीर्घ संधि हम समझते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है कि इसकी पहचान क्या, कैसे हम करेंगे पहचान कि यहाँ पे दीर्घ संधि ही हुई है। तो इसके लिए हम समझते हैं जहां पर हमको आ की मात्रा बीच में, दीर्घ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा बीच में और दीर्घ ऊ की मात्रा बीच में प्राप्त होती है, इनको देख करके ये लगता है कि यहाँ पर बीच में जो परिवर्तन हुआ है, ये दो स्वरों को मिला करके एक दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तन हुआ है। जैसे विद्यालय में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको प्राप्त होता है विद्या धन आलय। तो विद्या आलय दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है विद्यालय। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि विद्या के द्या में आ है और आलय का आ है, दोनों मिल करके बनाते हैं विद्यालय।
इसी तरह से नदी में ई है और ईसा का ई दोनों मिलकर के बनाते हैं नदीसा। लघु है और उर्मी है, घू में ऊ है, उर्मी का ऊ है, दोनों मिलकर के बनाते हैं दीर्घ ऊ। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि दीर्घ संधि जहां पर हुई है वहां पर दीर्घ वर्णों का प्रयोग किया गया। जैसे विद्यालय में आ, नदीसा में ई और लघुर्मी में ऊ। तो यहां से हम ये समझते हैं कि जब भी कभी दीर्घ संधि कहीं भी होगी तो वहां पर हमको आकार, दीर्घ ईकार और दीर्घ उकार स्वर मध्य में प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम दीर्घ संधि को पहचानेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो स्वरों को मिला करके दो स्वरों को आपस में जोड़ते हैं। अब पहले तो समान स्वर जुड़े, जैसे आ से मिला और आ से मिला तो आ हो गया, ई से मिला अथवा ई दीर्घ ई से मिला तो ई हो गया, ऊ से मिला अथवा दीर्घ ऊ से मिला तो ऊ हो गया। अब आप ये सोचिए कि जब आ और ई को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा। आपके मन में स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि यदि अ मिलकर के आ होता है, ई मिलकर के ई होती है और ऊ मिलकर के ऊ होता है, तो यदि हम अ को या आ को ई से जोड़ दें तो क्या परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि आ को जब ई से जोड़ते हैं तो हमको एक नया स्वर प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं ए। जब आ को ऊ से जोड़ते हैं तो हमको एक नया स्वर प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं ओ। तो इस प्रकार से जब ए और ओ होता है इनको हम बोलते हैं गुण, और इनके आधार पर जो संधि होती है उसको हम बोलते हैं गुण संधि। तो पाणिनि जी ने, जो व्याकरण के आदि रचनाकार हैं, उन्होंने अ और ई को मिला करके ए और ओ को, अ और ई को मिला करके ए, आ और ऊ को मिला करके ओ, ये गुण आदेश किया है। उन्होंने ये बताया है कि ए और ओ को गुण होगा। अब आपको जब ये समझना हो कि गुण कहाँ पे हुआ है तो आप देखिए सर्वेशा। सर्वेशा में आप देखेंगे कि ए की मात्रा लगी हुई है। सूर्योदय में देखते हैं कि ओ की मात्रा लगी है, और देवर्षि में देखेंगे कि अर की मात्रा यानी अर में परिवर्तन हुआ है। ये अर और अल आपको हम अलग से बाद में एक बार समझाएंगे जब गुण संधि पढ़ाएंगे उस दौरान। तो इस तरह से आप समझते हैं कि ए और ऊ को गुण संधि होती है। इसी प्रकार से जहां अ और ए मिलते हैं ये दोनों मिलने के बाद बन जाते हैं ऐ, आ और ओ मिलकर के बन जाते हैं औ। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि जो संधि हो रही है, संधि के जो नियम हैं वो कहीं न कहीं प्रारंभ के स्वरों में परिवर्तन के स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे हम स्वरों में परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे हमको स्वरों का परिवर्तित स्वरूप मिलता है और उसी आधार पर उनका नाम होता है। अब जैसे आ और ए मिलकर के अ बने, इनको नाम दिया गया है वृद्धि का। तो ऐ, औ, आर और आल, इनको वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के रूप में गंगा प्लस ओघ, तो गंगा गा में आ और ओघ का ओ, दोनों को मिला करके औ आदेश हो जाएगा तो गंगौघ बनेगा। इसी प्रकार देव प्लस ऐश्वर्यम, देव व में अ और ऐश्वर्यम का ए मिलकर के आई हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दैव ऐश्वर्यम। तो इसी तरह से जब हम आपको वृद्धि संधि पढ़ाएंगे तो वृद्धि संधि बताएंगे, उस दौरान इन सारे नियमों की व्याख्या करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से ये शब्द हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला स्वर संधि में हमारा रूप आता है यण संधि का, जहां ई के स्थान में य होता है, ऊ के स्थान में व होता है, री के स्थान में र होता है, री के स्थान में ल होता है। हम सब प्रायः प्रयोग करते हैं इत्यादि, प्रत्येकः, इत्यादयः, ये शब्द जो हम प्रयोग करते हैं हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनते हैं। प्रति है, एक है, ती में ई है, ई को हो गया य आदेश, आगे एक है, जब मिलेंगे तो इनको बन हो जाएगा प्रत्येक। इसी तरह से इति है, आदया है, ती में ई, उसको हो गया य, तो क्या हो गया ई तो य इत्य, आगे आदया है, मिला देंगे तो इत्यादय हो जाएगा। तो ये है आपका यण संधि। जब हम आगे यण संधि के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्वर संधि है जिसको बोलते हैं अयादि संधि।
इसमें क्या होता है कि ये जो ए ओ ऐ औ होते हैं, इनके स्थान में अय, ए के स्थान में अय, ओ के स्थान में अव, ऐ के स्थान में आय, औ के स्थान में आव हो जाता है। जैसे हमने सुना है नायकः, पावकः, गायकः इत्यादि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये सारे शब्द जो हैं हमको अयादि संधि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्वर संधि में हमको दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि समझना है, वृद्धि संधि समझना है, यण संधि समझना है, अयादि संधि समझना है। अब हम दीर्घ संधि के बाद जब हम दीर्घ संधि समझ लेते हैं तो इसके आगे बढ़ते हैं गुण संधि के बारे में जानने के लिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि गुण संधि करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन से स्वर होने चाहिए, किस नियम के आधार पर कौन से स्वर मिलकर के गुण बनाते हैं और हमारे शब्द में क्या परिवर्तन होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।